स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। डिफेंस स्पेशल की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले डिफेंस स्पेशल के अंदर आपको जरूरी जानकारी देगी कौन सी महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने कुछ देर के अंदर रखने वाले हैं कि आज रशिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। रशिया अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने जा रहा है। डिफेंस बजट की जब हम बात कर रहे हैं, ये इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त रशिया हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहा है। क्या है हाइब्रिड वॉर, विस्तार से आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इस बीच हाइब्रिड युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो 2024 के अंदर 70% तक ये बजट के अंदर इजाफा हो सकता है। कैसे एलोकेशन होगी, विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि RAND की हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि परमाणु हमला शायद रशिया कर सकता है। इसे भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं डिफेंस स्पेशल की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि रशिया यूक्रेन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट है। जंग के बीच रूस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और पश्चिमी देशों के लिए, न केवल यूक्रेन के लिए, पश्चिमी देशों के लिए ये बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि जंग के बाद लगातार रक्षा खर्च रशिया द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे सूत्रों की तरफ से ये बड़ी जानकारी कि जंग के बीच रूस का एक और बड़ा फैसला है। मॉस्को रिपोर्ट ये सामने आई है कि 2024 में मिनिस्ट्री ने ये खुद बात कही है रशिया की कि रक्षा खर्च 70% तक बढ़ाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। जंग के बाद लगातार रक्षा खर्च जो है रशिया द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इस बीच 68 से लेकर 70% तक रूस का ये बजट बढ़ेगा। तो इस बीच 10 ट्रिलियन रूबल आपको बता दें कि अब रक्षा प्रणाली पर रशिया खर्च करेगा। इस बीच 3 गुना ज्यादा ये सोशल पॉलिसी, सामाजिक जो पॉलिसी, जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, अलग अलग मिनिस्ट्री जिस तरीके से भारत में रहती है वैसी रशिया के अंदर भी रहती है, वहां के तुलना में 3 गुना ज्यादा खर्च अब रक्षा प्रणाली के ऊपर रशिया करेगा। यानी एक तरफ स्वास्थ्य, एक तरफ शिक्षा, इन तीनों मंत्रालयों को जब हम बना रहे हैं तो 3 गुना ज्यादा खर्च रशिया रक्षा प्रणाली पर करने जा रहा है। इस बीच विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। जंग के बीच ये फैसला लिया गया है। बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले रशिया कह रहा था ये हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के ऊपर चलाया जा रहा है। 1.5 साल पहले के सफर से अगर हम अब आ जाते हैं तो अब रशिया ने मान लिया है कि ये हाइब्रिड वॉर चल रही है। तो हाइब्रिड वॉर के मद्देनजर रशिया ने यह फैसला लिया है। रक्षा खर्च के अंदर ये बढ़ोतरी रशिया द्वारा की गई है। और इस बीच जब हम बात करें, ना केवल रशिया, इससे पहले अगर आपको याद हो, नाटो के चीफ जेंस और ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर और साथ ही फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हाल ही में काइव गए थे और वहां पर उन्होंने मुलाकात करी थी ज़ेलेंस्की के साथ। और कहा जा रहा है कि उसके बाद बड़ा फैसला रशिया द्वारा लिया गया है। लगातार इससे पहले भी रशिया ने अपने रक्षा प्रणाली के अंदर खर्च को बढ़ाया है। हमारे सूत्रों की तरफ से बड़ी जानकारी है और कई सारे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये जानकारी है कि 2024 में 70% रक्षा खर्च रूस बढ़ाने वाला है। यानी कि 10.8 मिलियन रूबल्स, जो कि रशिया की करेंसी है। हाइब्रिड युद्ध की ये तैयारी हो रही है। हाइब्रिड युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो विस्तार से आपको कुछ ही देर में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे, बताएंगे कि हाइब्रिड युद्ध आखिर होता क्या है। एक तरफ रूस और यूक्रेन, फिर चलते हैं कि अभी कितनी ताकत है दोनों की। जब हम सैन्य मोर्चे पर कह रहे हैं तो जवान इस वक्त जब रूस के पास है बहुत ज्यादा है, तो वही रशिया के पास भी रूस, और जब हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के पास, तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। कितने जवान हैं, सक्रिय कितने हैं, कितने लगाए गए हैं इस वक्त। इस बीच लड़ाकू विमानों की जब हम बात कर रहे हैं, लड़ाकू विमान रशिया के पास वैसे तो 1531 हैं और यूक्रेन के पास 67 है, लेकिन इस वक्त ये हाइब्रिड वॉर है। और हाइब्रिड वॉर का तात्पर्य ये है कि ना केवल यूक्रेन, नाटो के साथ साथ कई सारे देश इस वक्त यूक्रेन का सहयोग कर रहे हैं।
तो एक नजर घुमाते हैं कितने टैंक रूस के पास है। 13,000, यूक्रेन के पास 2,430 है। आर्म्ड व्हीकल की बात कर रहे हैं 27,100 इस वक्त रूस के पास है। 11,435 यूक्रेन के पास है। तोप खानों की जब हम बात कर रहे हैं तो 4,465 रशिया, और वहीं यूक्रेन 2,040। ये एस्टीमेट हम लगा रहे हैं क्योंकि पीछे से रण अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। छोटे जंगी जहाजों की बात करें तो 214 और 13। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं, इस युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तरफ अमेरिका की एक रिसर्च रिपोर्ट का दबाव, ये पूरी जानकारी दी गई है कि परमाणु हथियार रशिया आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकता है, और इस बीच रशिया ने अपना बजट भी बढ़ाया है। विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। कर्नल एस पठानिया हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ एयरफोर्स ऑफिसर हैं। आप तीनों को जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले एस पठानिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बड़ी इस वक्त की अपडेट है कि 2 दिन पहले ये जानकारी आती है कि रशिया शायद परमाणु हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी। और इस बीच ये जानकारी सामने आ जाती है कि 70% वे अपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर, रक्षा प्रणाली के ऊपर खर्च बढ़ाने जा रहे हैं। जी एस पठानिया जी। देखिए, इसमें ये कंट्राडिक्शन आ जाती है। अगर हम एक तरफ ये मान के चले कि वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने रक्षा बजट पे 70% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो तीसरा आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की। तो रशिया का जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि कन्वेंशनल वॉरफेयर और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर का एक डिलीशियस मिक्सचर है। और इसके अंदर जो है ना, आप सिर्फ पॉलिटिकल टूल यूज करते हैं, डिप्लोमेटिक यूज करते हैं, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, उसके बाद कल्चरल, ये पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा पिटारा है जिसके अंदर ये सब चीजें जो है वो डाली जाती हैं। और उसके बाद अपनी जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करके यूज किया जाता है। अगर अब आपने जो भी फिगर दिखाई है, अगर हम कंपैरिजन करें आर्म फोर्सेस के बीच में रशिया और यूक्रेन की, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर है। और अभी इसमें से कितनी जो इन्होंने अपनी एयरक्राफ्ट, वेपन, टैंक्स, आर्टिलरी के कितने के ऊपर कितने के जवानों की कैजुअल्टी हुई है, वो भी फिगर किसी के पास नहीं। बट ये साइनेबल लॉसेस हुए हैं दोनों तरफ। अभी रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है व्हाट टू इंक्रीज देयर डिफेंस बजट इफ दे वांट टू कंटिन्यू विद दिस वॉर। अभी हाइब्रिड वॉरफेयर जो है बेसिकली दैट इज अ चीपर ऑप्शन रादर देन द कन्वेंशनल वॉरफेयर। और हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर देखिए वो पहले भी यूज कर रहे हैं। क्या दर्शकों की बेहतर समझ के लिए आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रशिया कह रहा था कि हम चला रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, जंग नहीं है ये। अब उन्होंने फाइनली जाकर मान लिया है कि ये हाइब्रिड वॉर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। हाइब्रिड वॉर को एक बार आप विस्तार से समझा दीजिए। जी, इन्होंने कन्वेंशनल वॉरफेयर पहले यूज किया था जिसके अंदर उन्होंने जितनी भी इनकी सिटी थी, जो इसके टारगेट थे, उसके ऊपर उन्होंने अपनी फोर्सेस को अप्लाई किया। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि नेटो लेड अमेरिका की जो मदद आनी थी, शायद इन्होंने विजुलाइज नहीं किया होगा कि एक तो ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच जाएगी कि पहले ये क्यास लगा रहे थे कि शायद ये 10 या 12-15 दिन में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि नेटो कंट्री की तरफ से जो मदद प्रोवाइड की गई है उसने यूक्रेन को एम्पावर कर दिया है टू प्रोलॉन्ग द बैटल। और अभी आप देख रहे हैं कि 1.5 साल तक ये बैटल चल रही है और रशिया की इकोनॉमी जो सैंक्शन उसके ऊपर लगे हैं पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। तो रशिया के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और आपने ये भी देखा होगी जैसे ईरान और उसके बाद ये चाइना है, उनको वेपन भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फाइनेंशियल मदद भी कहीं ना कहीं वो दे रहे होंगे। तो उसकी जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है वो एडवर्सली इफेक्ट हो चुकी है। सो दे हैव टू मेक ए मिड कोर्स करेक्शन। ठीक है, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये लड़ाई को यहीं पे छोड़ दें या वो एक चीपर ऑप्शन यूज करें जिसके अंदर हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं। और इसके अंदर जो प्रोपेगेंडा होता है वो बहुत बड़ा टूल होता है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट ये करेंगे अपने लोगों का भी, बिकॉज रशिया के अंदर भी डिसकंटेंट है। इन्होंने अपने लोगों का भी परसेप्शन मैनेजमेंट करना है, वर्ल्ड की जो दुनिया उनका भी पावर करना और अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश भी करनी है। तो इनके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन रह गए और हाइब्रिड वॉरफेयर के अलावा इनके पास कोई जरिया मेरे ख्याल में इस समय नहीं है। मेजर कोचर क्या कहना चाहेंगे?
नाटो चीफ जेंस, ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर की काइव के अंदर कुछ समय पहले मुलाकात हुई। कई सारी डिफेंस डील को लेकर वे चर्चा करते हुए नजर आए। जब ये मुलाकात हुई उसके तत्काल प्रभाव से हमने देखा कि रशिया ने ये बड़ा फैसला लिया कि 70% वो अपने इस बजट के अंदर इजाफा कर रहे हैं, जो कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही बात कर रहे हैं जितने भी क्लाइमेट चेंज को लेकर फैसले हैं उससे कहीं ज्यादा है, यानी 3 गुना ज्यादा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? पलक जी, सबसे पहले मेरा एक छोटा कमेंट हाइब्रिड वॉरफेयर पे। ये बेसिकली एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट, एक अमेरिकन जो एक्सपर्ट था उसने ये नाम दिया है। हाइब्रिड वॉरफेयर ऐसा कोई वॉरफेयर नहीं है। एक लड़ाई में आप अपनी पूरी देश की ताकत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका कन्वेंशनल और आपका नॉन कन्वेंशनल, आपका साइबर, आपका स्पेस, आपकी डिप्लोमेसी और आप ये जो प्रोपेगेंडा, आपका फेक न्यूज चलती है और जो प्रेस में आप अपना खबर निकालते हैं, वेस्टर्न मीडिया भी ये चीज कर रहा है। तो ये जब सारी चीजें शामिल हो जाती है वो एक आपकी देश की वॉर वेजिंग पोटेंशियल होता है। तो ये इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, आप कंबाइंड आर्म्स वॉरफेयर बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हम इस वर्ड के ऊपर अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए, बिकॉज पूरे देश की जो ताकत है वो लगती है अगर आपने इस विक्ट्री हासिल करनी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने पूछा नेटो के बारे में, और हाल ही में स्टोलटनबर्ग जो उनके सेक्रेटरी जनरल है उसने एक स्टेटमेंट दी है कि 2.4 बिलियन यूरोस के कॉन्ट्रैक्ट नेटोज ने अभी कंक्लूड किए हैं अपनी स्टॉक पाइल्स को रिप्लेनिश करने के लिए। आज ये नौबत आ चुकी है नेटो में कि इनके स्टॉक पाइल्स डिप्लीट हो चुके हैं और इसीलिए अभी ये और अपने स्टॉक पाइल्स को रिप्लेनिश कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट के बाद भी आपने रशिया की स्टेटमेंट सुनी कि वो अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को चल रहे हैं दूसरे के साथ, बिकॉज हम जानते हैं कि लड़ाई में पैसा लगता है और उसके लिए बजट एलोकेट करना पड़ता है, और इसलिए रशिया भी अपना बजट एलोकेट कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और चीज बताना चाहूँ, इस लड़ाई के अभी पोलैंड में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसको यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये इसकी वजह से आपने पोलैंड का रुख अभी देखा होगा कि उसके प्रेसिडेंट ने उसको बोला है कि अब हम इसको यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते। स्लोवाकिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अभी आप ये चेंजिंग सिनेरियो भी देखो और इसको आपको अप्लाई करना चाहिए सिचुएशन में कि आने वाले वक्त में यूक्रेन को जो मदद मिलनी है वो कम होने वाली है और रशिया इसका फायदा उठाएगा। और इसीलिए अभी रशिया की 25 कॉम्बैट आर्म्स वो जो आर्मी है वो उसने यूक्रेन में इंडक्ट कर दी है, और ये इसकी एक नई फौज है, इसके फ्रेश ट्रुप्स है इसमें, और ये इसका काउंटर ऑफेंसिव अभी जो रशिया लॉन्च करने वाला है। अभी आप जानते हैं कि अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया, विंटर अभी आने वाली है, तो इसमें रशिया मैक्सिमम कोशिश करेगा कि स्नो और जो आपका टेरेन जो आपका एडवांटेज ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने तो एक बहुत ही भयंकर डायलॉग बोला है। उन्होंने कहा विंटर इज हेयर और वी आर रेडी, हम तैयार हैं जी। आप विंटर में आपका मैक्सिमम आपका जो आपका नुकसान होगा वो आपका मिसाइल के थ्रू होगा और आपका एयर स्ट्राइक्स के थ्रू होगा, और इसीलिए यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट से और नेटो से एयर डिफेंस इक्विपमेंट मांग रहा है आज, बिकॉज वो जानता है कि आने वाले वक्त में और 4-5 महीने में उनको अपना जो एयर डिफेंस को मजबूत करना है, बिकॉज टेरेन की लड़ाई अभी कम हो जाएगी। आपके सर विस्तार से बात करेंगे, हमारे साथ देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सभी रक्षा विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का और साथ ही रक्षा मंत्रियों का भी ये कहना है कि रशिया इस वक्त कुछ बड़ा प्लान कर रहा है।
जी देवनाथ। जी हाँ पलक, जैसे कि मेजर जनरल कोचर साहब ने बोला कि अब रूस जो है वो चाहता है कि अपनी पूरी नेशनल पावर, ये चीज जो जनरल कोचर साहब ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस कोशिश कर रहा है कि अब अपनी पूरी नेशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए हमला करे यूक्रेन पर। तो इसका मतलब यह है कि आमतौर पे जो कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है उसमें आप टैंक, तोप, इन्फेंट्री, हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के हार्ड किल के लिए। लेकिन जब आप पूरी नेशनल पावर का इस्तेमाल करते हैं एक हाइब्रिड वॉरफेयर में, तो देश के जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन के दिल और दिमाग को डराने के लिए। और दुश्मन के जो जवान हैं, दुश्मन के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके जो परिवार हैं, एक जवान है उसके पीछे बैटलफील्ड के 500 किलोमीटर पीछे उसके माँ बाप, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को डराने के लिए, परेशान करने के लिए। तो ये तो हुई पहली बात। इसके लिए जैसे कि जनरल कोचर ने बताया कि हर तरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, जितने सोशल मीडिया हैं, इसके तहत दुश्मन के जो बैकग्राउंड में उनकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको ऐसे मैसेज दिया जाता है कि यूक्रेन के लोग बहुत कमजोर हैं, आपकी फौज हार रही है, रूस बहुत मजबूत है, रूस जीतेगा, आज नहीं तो 2 दिन के बाद जीतेगा। यानी ऐसा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि दुश्मन की जो पॉपुलेशन है, नॉर्मल आबादी है, वो अपने दिल और दिमाग में कमजोरी महसूस करे और अपने पॉलिटिशियंस को बोले, जैसे जेलेंस्की को बोले कि सर आप युद्ध करना बंद कर दीजिए और रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात पलक, मैं ये बोलना चाहता हूं, जहां तक नेटो की बात है, नेटो को इस बात का अंदेशा नहीं था कि रूस अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और लगातार यूक्रेन के ऊपर हमला करता रहेगा। जैसे कि जनरल कोचर ने बताया, आज की तारीख में नेटो की जितने वॉर रिजर्व्स हैं, यानी अम्यूनिशन, तेल, सप्लाई, स्पेयर पार्ट्स, मेडिसिन, स्पेशल फूड, विंटर क्लोथिंग, सब एक एक करके खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रूस जो है वो बातचीत के टेबल पर सामने नहीं आएगा। नेटो कंट्रीज का, अमेरिका का ये आकलन था कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं वो रूस को घुटने पर ले आएगी। वेस्टर्न सैंक्शंस के ऊपर भी हम विस्तार से आएंगे। देवनाथ जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि विस्तार से इस वक्त चर्चा हो रही है और महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही, और बड़ा फैसला जो है वो इस वक्त रशिया द्वारा लिया गया है कि 70% बजट का इजाफा 2024 के अंदर रशिया करेगा। विस्तार से इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK 24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK247news.tv पर क्लिक करें। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कैसे अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं तो आज आप सभी के लिए एक खास रेमेडी लेकर आए हैं हम। 2024 की तैयारी आखिर किसका पड़ला है भारी? अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। विपक्ष इस बार हावी पड़ेगा। बहन जी, तो मोदी जी 24 में भारी होंगे ना, योगी जी भारी लग रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, काम कर रहे हैं मोदी सरकार।
आओ चलें जंगल की सैर पर, जहां जंगली शोर में खो जाए रोमांच और आश्चर्य से भरी एक दुनिया। जंगल के रहस्यमय कहानियों को सुलझाएं। देखिए जंगल स्टोरी रविवार दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे सिर्फ JK24/7 न्यूज पर। पूरा सप्ताह आपका कैसा रहने वाला, इन डेज में, इन सप्ताह में कौन कौन से ऐसे त्योहार पड़ने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी भी साप्ताहिक राशिफल में ही होगी। अपनी काबिलियत के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको मनी का लाभ हो सकता है, कि कैसा रहने वाला है आपका साप्ताहिक राशिफल, कैसे रहने वाले हैं आपके ऑल डेज। अगर स्वास्थ्य का रखेंगे ख्याल तो जिंदगी होगी खुशहाल। देखिए हेल्थ की बात सिर्फ सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 और दोपहर 3:30 बजे सिर्फ JK24/7 न्यूज पर। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मनपसंदीदा JK24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK24/7news.tv पर क्लिक करें। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कैसे अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाए। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं तो आज आप सभी के लिए एक खास रेमेडी लेकर आए हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK24/7 न्यूज में स्वागत है। इस बीच रशिया यूक्रेन जंग को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस यूक्रेन की जंग और ज्यादा तेज हो रही है, चाहे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी है। बड़ी अपडेट आपको खबर पर बता रहे हैं। रूस के ड्रोन हमले से यूक्रेन लगातार दहला रहा है। 20 महीने से आपको बता दें रूस यूक्रेन जंग जारी है और ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन जहां लगातार दूसरे देशों के साथ सहयोग ले रहा है तो रशिया भी इस वक्त दूसरे देशों का सहयोग ले रहा है, क्योंकि दोस्ती जो है वह नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया की बढ़ रही है। तो चिंता का विषय है ये पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ यूक्रेन दूसरे देशों का सहयोग ले रहा है तो पुतिन और किम की मुलाकात भी एक चिंता का विषय पश्चिमी देशों के लिए। लेकिन इसी बीच कैसे होगा समाधान, इस पर भी करते हैं बात। रूस यूक्रेन महायुद्ध थम तो नहीं रहा लेकिन तेज और जरूर हो रहा है। दोनों को भारी नुकसान है, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देश इस बात का ढिंडोरा पीट कर ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जो सैंक्शंस लगाए उसके कारणवश रशिया इस वक्त कमजोर पड़ गया है। लेकिन पश्चिमी देशों से जो हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं इसकी तैयारी अब रशिया कर रहा है। रशिया हाल ही में पुतिन की मुलाकात होते हुए नजर आई किम से, और कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के साथ, किम जोंग के साथ जो ये मुलाकात हुई है ये रशिया के लिए आगे की रणनीति और मजबूत करेगा, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए ये खतरनाक है। हमलों से इस वक्त रूस बौखला गया है। 20 महीने से आपको बता दें दंग जारी है, गोदाम तबाह, दर्जनों ट्रक खाक। तो इस बीच विस्तार से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। SS पठानिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही में किम जोंग के साथ मुलाकात हुई पुतिन की। कहा जा रहा था परमाणु हथियारों को लेकर जो चर्चा हो रही थी उस पर ही इन दोनों नेताओं ने चर्चा कर ली है और आगे की रणनीति बना ली है। पश्चिमी देशों के लिए बड़ा चिंता का विषय है इस वक्त। जी जहाँ तक परमाणु वेपन्स की हम बात कर रहे हैं, रशिया के पास उसकी कमी नहीं है। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो ठीक है, अभी नए नए ब्लॉक बन रहे हैं, नए नए बन रहे हैं,
लेकिन उससे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये लॉबिंग वाली चीजें हैं कि हमें ईरान सपोर्ट कर रहा है, हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो प्रोबेबली दैट काइंड ऑफ ए कोल्ड वॉर विल कंटिन्यू। बट जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि रशिया उनके ऊपर डिपेंडेंट होके बैठ जाएगा, बिकॉज इनके पास, और परमाणु युद्ध की अगर हम बात करते हैं कि क्या वो सिचुएशन आएगी, आई डाउट इट। बिकॉज रशिया ने अभी तक, अगर आप देखेंगे, इससे पहले हम बात करते थे स्प्रिंग ऑफेंसिव की, 2-3 महीने पहले ये बात चलती थी कि रशिया इज गोइंग टू गो फॉर ए डिसाइसिव वॉर, एंड स्प्रिंग के अंदर उनका स्प्रिंग ऑफेंसिव आएगा, जैसे यूक्रेन जो है पूरी तरह ढल जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं हुआ। सो दैट इम्प्लाइज कि रशिया के अंदर भी कहीं ना कहीं जो वीकनेस, कमजोरी है, वो उभर के सामने आ रही है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ द वॉर वेजिंग पोटेंशियल विच रशिया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यूक्रेन जो है वो भी मॉस्को जैसी जगह पे ड्रोन के अटैक कर रहा है। सो इट्स नॉट दैट सम बिग डैमेज इज बीइंग कॉज्ड, बट इट्स अ नैरेटिव व्हिच टेल्स द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, जिसको हाइब्रिड की बात पर हम साइकोलॉजिकल तौर पे बोलते थे। तो ये सारी चीजें चलती जाती। अब ये देख रहे हैं कि इस समय रशिया एक नैरेटिव दे रहा है दुनिया को कि इफ आई एम फोर्स्ड, ये पुतिन भी कई बार बता चुके हैं, उनके जो बाकी लीडर भी कई बार इसके ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि इफ रशिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमला आता है, एंड व्हेन दे थ्रेटन, दे आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ न्यूक्लियर। अभी लेकिन एसएस पठानिया जी, आई डाउट, क्योंकि पहले ये सोचा था जब रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी कि 1 महीने 1.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बाद ये युद्ध जो है वो थम जाएगा, आपस में दोनों देशों की वार्ता होगी पश्चिमी देशों द्वारा, और कोई एक चर्चा के बाद ये युद्ध जो है वो थम जाएगा। आज 1.5 साल बाद एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और जो फितूर इस वक्त पुतिन के अंदर देखने को मिल रहा है अपने देश को लेकर कि हमें सुपर पावर बनना है हुक बाय क्रुक, तो परमाणु को लेकर लगातार ये जानकारी सामने आ रही है। और मुझे अच्छे से याद है 1.5 साल पहले भी किस तरीके से जो न्यूक्लियर को लेकर यूक्रेन के अंदर पार थी, वहां पर उन सारी जगहों को खराब किया गया था, हमला किया गया था वहां पर। अगर आज से 1.5 साल पहले हम चले जाते हैं तो क्या ये स्ट्रैटेजी थी? देखिए, पर सवाल ये है कि रशिया ने जब ये वॉर स्टार्ट किया, व्हाट वर हिज मेन ऑब्जेक्टिव्स? क्या उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो पूरे यूक्रेन को एनेक्स करे? कीव के अंदर आपने देखा होगा उन्होंने अटैक किए थे काफी, लेकिन फिर वो वापस चले गए। अभी इनका जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जो इनका जो डॉनबास रीजन है उसको कनेक्ट किया जाए क्रीमिया के साथ। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो उसके अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें रशियन आर्म फोर्सेस की कमी जो है वो सामने ऊपर क्या आ रही है। उनका जो, जैसे हम बात करते हैं कि नेटो कंट्री का जो वेपन का स्टॉक पाइल है वो डिप्लीट हो रहा है, रशिया का भी हो रहा है, और सैंक्शन की इनके ऊपर दोहरी मार है। उसके बाद अभी जैसे मेरे एक सहयोगी बात कर रहे थे, जैसे बिडेन जो है अभी अपने इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, पोलैंड की आप बात कर रहे हैं, वहां इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये जो इंटेंसिटी है इनको सपोर्ट करने की, और उसके बाद रशिया ने अभी मैंने देखा था कि वो अपने जो ऑयल और गैस जो है उसके वो प्राइस बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते, बिकॉज ये इस बजट को सस्टेन करने के लिए, और इनकी जो मार है खासकर जर्मनी और यूरोपीय कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि शायद ये 2-4 महीने में ये निपट जाएगा, और अगेन विल कम बैक ऑन द इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी इज अ वेरी बिग फैक्टर नॉट ओनली फॉर रशिया बट फॉर एंटायर यूरोप एंड अमेरिका आल्सो। अभी अमेरिका के अंदर भी डिसेंट चल रहा है इसके ऊपर कि यूएसए किस रोल में आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे राजन कोचर जी, क्या आप एसएस पठानिया की बात से सहमत है कि केवल और केवल महज एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, असल में दे डाउट कि कोई परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, हमला किया जाएगा, केवल और केवल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, मैं सहमत हूं कल पठानिया से, बिकॉज न्यूक्लियर ऑप्शन तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास और बाकी कोई ऑप्शन आपके पास ना रहे, और अभी वो सिचुएशन आती नजर नहीं आ रही है। और अगर रशिया न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा तो नेटो भी कर सकता है, तो उसमें रशिया का ज्यादा नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन, ये मीडिया में और जो काफी इसकी चर्चा होती आ रही है पिछले 2 साल से मैं जुड़ा हुआ मीडिया के साथ, तो ये डिस्कशन में कई बार लेके आते हैं इस चीज को, बट मुझे नहीं लगता ये। और एक चीज आप अभी इसको देखिए कि ये जो वैगनर ग्रुप है, ये इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है रशियन आर्मी के साथ, जो अभी इसका नंबर 2 है, आंद्रे
इसको पुतिन ने अभी ऑर्डर्स दिए हैं कि आप रशियन आर्मी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। दूसरा, आपने एक और खबर आपको मीडिया में आपको मिली होगी, कादिरोव जो है, जो इसको लीडर है इसको चेचेनिया ग्रुप का, उसने पुतिन से मुलाकात की है अभी। तो पुतिन अपनी फोर्सेस को बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है और अभी इसका फोकस ब्लैक सी के ऊपर जाएगा। ये ब्लैक सी को ब्लॉकेट करेगा, ये यूक्रेन को चोक करने की कोशिश करेगा। अगर आप लेकिन कोई इस भी बीच कहा जा रहा है कि किम जोंग के साथ जो मुलाकात हुई है पुतिन की, न्यूक्लियर को लेकर, एक जॉइंट टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरीके से आगे काम करना है, इस पर चर्चा हुई है, सूत्र ये कह रहे हैं। देखिए, कोई भी ये देश है वो अपने आप को न्यूक्लियर आर्सेनल से मजबूत करना चाहता है, वो एक गिवन है। आज पूरे वर्ल्ड में 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये जो एक डेटरेंस है, आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो रशिया कभी अटैक नहीं करता यूक्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रशिया और नॉर्थ कोरिया अगर आपस में टेक्नोलॉजी अपना शेयर करते हैं तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। हमने टेक्नोलॉजी अपना, तो क्या ये पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देश तो इसको ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करें कि जी देखिए हमने तो सैंक्शंस लगाए और अब रशिया सक्षम नहीं है युद्ध करने के लिए और इस वजह से उनको नॉर्थ कोरिया का सहयोग लेना पड़ रहा है, लेकिन असल में तो पश्चिमी देशों के लिए ये चिंता का विषय है कि जो दो देश आपस में मिल रहे हैं और उनकी एक तानाशाह इमेज है। जी सर। देखिए, रशिया को चाइना का सपोर्ट है, रशिया को ईरान का सपोर्ट है और इसको रशिया को नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है। तो ये एक अपना ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी, जो पूरा एंटी वेस्टर्न ग्रुप है। तो ये एंटी वेस्टर्न के लिए तो चिंता का विषय है और इसीलिए वो इसको यूनाइटेड स्टेट इंडिया का साथ चाहता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। तो ये जियोपॉलिटिक्स जो अभी चल रही है, ये रशिया भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और चाइना से हेल्प ले रहा है, ईरान से हेल्प ले रहा है, नॉर्थ कोरिया से हेल्प ले रहा है। तो एक काउंटर बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है जो इन दोनों देशों के बीच में चलती रहेगी। देवनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? जेलेंस्की जो है अभी एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इसका कारण क्या है, और दूसरी चीज कहा जा रहा है कि लगभग 160 ऐसी डिफेंस फर्म्स हैं और 26 ऐसे देश हैं आने वाले समय के अंदर यूक्रेन जिनके साथ वार्ता करते हुए नजर आएगा। जी देवनाथ जी। जी हाँ पलक, अभी जैसे कि कर्नल पठानिया और जनरल कोचर ने भी टच किया, आने वाले विंटर्स में जैसे जैसे बर्फ गिरेगी, बर्फ के अंदर और बर्फ के बाद पिघलने के बाद जो कीचड़ होती है उसमें जमीनी वॉरफेयर जो है वो ढीला पड़ जाता है, क्योंकि टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को सामने ले जाना, इन्फेंट्री को बर्फ और कीचड़ में सामने ले जाना काफी मुश्किल पड़ जाता है। तो ये जो युद्ध है ये अब आने वाले 2-3 महीने में, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये युद्ध आसमान की तरफ चला जाएगा। यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, फाइटर और बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल होगा। ऐसे में जेलेंस्की के जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उन्होंने जेलेंस्की को बोला है कि आप पश्चिमी देशों से ज्यादा एयर डिफेंस वेपन्स ले आइए ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में रूस के जो ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर विमान हैं, और सबसे बड़ी बात है रूस जो क्रूज मिसाइल छोड़ता है यूक्रेन की तरफ, उनको हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा सके। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो होंगे वो आने वाले 3-4 महीनों में काफी क्रूशियल होंगे, यानी गेम चेंजर होंगे। किसी भी युद्ध में जमीनी फौज भी, कर्नल पठानिया हैं, जनरल कोचर हैं, किसी भी युद्ध में जमीनी फौज, चाहे आप ऑफेंसिव में जा रहे हो या आप डिफेंसिव रोल में हो, वो बढ़िया जनरल साहब और कर्नल साहब तभी लड़ सकते हैं जमीन पर अगर उनको आसमान से दुश्मन के हवाई जहाज का खतरा ना हो। जी तो एयर डिफेंस इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपको लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जब आप जमीन से इस तरीके से जंग लड़ रहे हैं। जी देवनाथ जी। जी हाँ, किसी भी युद्ध में फायर पावर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट ऐसे रोल में आ जाता है कि हर कमांडर जरूरत के मुताबिक एक
कैलकुलेटेड रेट ऑफ फायर का इस्तेमाल करता है। आप बटालियन कमांड कर रहे होते हैं, आप ब्रिगेड कमांड कर रहे होते हैं, डिवीजन कमांड कर रहे होते हैं, या कोर कमांड कर रहे होते हैं, जैसे यूक्रेन के केस में मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो पिछले 1-1.5 साल में जिस रेट पर फायर पावर का इस्तेमाल किया, वो तो दुनिया के किसी भी आर्मी के फायर पावर कैलकुलेशन टेबल में नहीं थे। हमारे इंडियन आर्मी के जो विशेषज्ञ हैं वो भी हैरान हैं, क्योंकि आर्मी के पास टेबल्स होती हैं कि जब आप अटैक करेंगे तो एक ब्रिगेड कितना अम्यूनिशन फायर करेगी। लग रहा है कि शायद यूक्रेन की आर्मी ने कैलकुलेटेड रेट ऑफ फायर से 5 से 10 गुना ज्यादा अम्यूनिशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, एसएस पठानिया जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी। देवनाथ जी ने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया कि किस लिए एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त जरूरी है। एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया था, मैं उसे इसलिए जोड़ रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि इस वक्त विश्व के अंदर बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और भारत के लिए भी मैं मान रही हूं इसलिए क्योंकि एक तरफ ये बात कही कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया का सपोर्ट कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत का बहुत अच्छा दोस्त हम कह सकते हैं रशिया है। तो बहुत तनाव अभी इस वक्त हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, एक दूसरे के, जब हम रक्षा प्रणाली के सहयोग की बात कर रहे हैं। एसएस पठानिया जी, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा बहुत दोस्त रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम चाइना को देखते हैं तो वो शुरू से हमारा दुश्मन रहा है और रहेगा भी। अभी अगर ये दोनों ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि परोक्ष रूप से शायद रशिया जो है वो सामने नहीं आएगा, लेकिन अगर वो चाइना के किसी अग्रेशन को सपोर्ट करता है तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारे पास एक काउंटर मेजर हो। अभी हमें अमेरिका जो है वो पूरी तरह से इसको रियलाइज करता है और उनकी दोनों के बीच में जो सुपरमेसी की, वर्ल्ड सुपरमेसी की बैटल चल रही है चाइना और यूएसए के बीच में, तो उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और भारत को भी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि रशिया के साथ भी रिश्ते कुछ हद तक सुधरे रहें। बिल्कुल सहमत है एसएस पठानिया जी। इस पर हमने एक बार विस्तार से बात भी करी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इजाजत नहीं दे पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से रशिया यूक्रेन युद्ध पर पूरा एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए। महत्वपूर्ण ये जानकारी है क्योंकि 1.5 साल हो चुके हैं, 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि रशिया यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। कहा जा रहा है कि युद्ध और तेज हो सकता है क्योंकि रशिया ने 70%, रूस ने 70% 2024 में अपने रक्षा प्रणाली को बढ़ाने का, खर्च बढ़ाने का फैसला ले लिया है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।